properties of good estimator meters, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, फिनिट सैंपल का देखे थे, फिनिट सैंपल। आज हम लोग क्या देखेंगे, इनफिनिट सैंपल का, इनफिनिट सैंपल या लार्ज सैंपल, है ना, लार्ज सैंपल। तो ये तो हमारा हो गया था, बचा हुआ है ये, है ना। देखिए जब हमारा सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या कैसे दिखाते हैं, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, या हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दिखाना है ना। बाकी बात तो सब चीज एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, केवल इन्फिनिटी लिमिट वैल्यू आपको लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसी को हम दूसरा बोलते क्या है, एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, ठीक है। एसिम्प्टोटिक कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लार्ज सैंपल, है ना, या इन्फिनिटिव सैंपल। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज relates to या relate to the estimator which are obtained from the large sample, है ना, that is when sample size n tends to infinity, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टर्म asymptotic refer to asymptotic distribution distribution of an estimator, ठीक है। एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे, जब हमारा लार्ज सैंपल से जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, है ना, और उस डेटा से हम अगर प्रॉपर्टी ये पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, तो उसके लिए ये लागू होता है, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव होगा, जब n हमारा इन्फिनिटिव होगा। और एसिम्प्टोटिक टर्म का मतलब क्या होता है, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर, है ना, कि जब लार्ज सैंपल होगा तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, मान के चलते हैं कि x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब इसका सैंपल साइज n होगा, है ना। मतलब कि लार्ज सैंपल से हम लोग क्या करते हैं, इसमें पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, जबकि स्मॉल सैंपल वाला में हम स्मॉल सैंपल से हम प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, स्मॉल सैंपल से हम पैरामीटर का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ an estimator tends to become more and more similar in the form of some distribution as n tends to infinity, then
such a specific distribution is called asymptotic distribution. Distribution of that estimator. ठीक है, समझ में आ गया कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर टेंड्स टू बिकम more and more similar in the form of same distribution as n tends to infinity, then such a specific distribution is called asymptotic distribution of that estimator. देखिए, इसे कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम अगर सैंपल ले रहे हैं, है ना, तो अगर मान के चलते हैं कि पहला x का लिए, y का लिए, z का लिए, है ना, और इसका भी अगर हम इस सब जो है एक ही पॉपुलेशन से लिया हुआ है ना, तो जैसे जैसे इसका भी अगर सैंपल साइज n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो सभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, सबका सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इस तरह से होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक। मतलब कि सीधा सीधी बात, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन, सारे का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर पॉपुलेशन पैरामीटर हमारा ये है ना, और सैंपल पैरामीटर हमारा क्या है, n है। ठीक है, ये सैंपल का वेरिएशन हो जाएगा, सैंपल, ये पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा। सैंपल इक्वल टू पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली, इक्वल टू नहीं होगा बल्कि अप्रोक्सीमेटली होगा ना, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखिए लार्ज सैंपल के लिए हमारा जो एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी जो होता है ना, एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक अनबायसनेस। है ना। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी। और तीसरा होता है एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी। है ना। बेसिकली यही 3 प्रॉपर्टीज होता है, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी और एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली बस यहाँ लिमिट लगेगा, है ना। बाकी बात जो कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सैंपल पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब होगा, है ना। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली उसी के जैसा होगा। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी इसको डील करते हैं, एसिम्प्टोटिक अनबायस्डनेस। An estimator is an asymptotically unbiasedness unbiased of true parameter if limit n tends to infinity expected theta n cap equal to theta, है ना। यहाँ पर बस समझ में आया ना हो। देखिए अनबाइस्ड तो वही था, अगर हम स्मॉल सैंपल में लेते तो क्या होता था, थीटा कैप इक्वल टू थीटा। लेकिन इसका जो सैंपल साइज है वो क्या कर रहा है, लार्ज नंबर है। तो यहाँ पर थीटा कैप जो है ना, डिनोट्स द साइज ऑफ सैंपल, है ना, या सैंपल साइज। तो एसिम्प्टोटिक बायस भी होगा
एसिम्प्टोटिक बायस। तो अब थीटा कैप, तो इसका क्या हो जाएगा कि जब हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, ठीक है, एक्सपेक्टेड थीटा कैप n माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा चीज यहाँ पर है कि अगर हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल पैरामीटर, या फिर सैंपल से हम अनबाइस्ड दिखा रहे हैं, स्मॉल सैंपल से, और ये हमारा आ गया बायस, थीटा कैप n माइनस थीटा इक्वल टू बायस, है ना। तो अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटिव कर देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम इफ n टेंस टू इन्फिनिटिव देन बायस विल बी वेनिस्ड, मतलब कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक अनबायस्डनेस। जैसे कि इसको अगर हम दूसरा एग्जांपल से अगर हम लेके देखते हैं, तो जैसे कि अगर एक मान के चलते हैं कि सिग्मा कैप जो है वो है क्या है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपेक्टेड सिग्मा कैप स्क्वायर, और इसका लिमिट अगर हम ले लेते हैं कितना, n टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है, तो इधर भी लग जाएगा लिमिट दोनों साइड n टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उधर प्रूव किया हुआ है ना, n-1/n इक्वल टू, ये इस तरह से आता है ना, ये आगे आपको क्लियर आएगा, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड सिग्मा कैप स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, सीधा पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूविंग है ना, अभी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाइएगा, यहाँ पे ये प्रूविंग है, वो आगे वाला में बताएंगे, ओइलेस वाला में। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब होता है कि n टेंस टू, यहाँ लिमिट नहीं लेते हैं ना, सीधा सीधी क्या होता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कि अगर जैसे जैसे सैंपल साइज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉपुलेशन के बराबर होगा, है ना। इसका भी वही सेम मीनिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ वेरिएंस भी आ जाएगा ना, मतलब मीन और उसका वेरिएंस दोनों जो होगा वो आपका पॉपुलेशन के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज ए consistent estimator ऑफ थीटा, है ना। थीटा हमारा क्या है, ट्रू, और उसका सैंपल पैरामीटर कौन सा है, थीटा कैप, ठीक है। इफ इट satisfy द फ्लोइंग टू कंडीशन, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, थीटा कैप इज asymptotically unbiased, दूसरा द वेरिएंस ऑफ थीटा कैप approaches 0 as n tends to infinity,
है ना, कि अगर हम सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनबायस्ड, और उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों कंडीशन जो है हमारा क्या होना चाहिए, एक साथ फुलफिल करना चाहिए। तो इसी चलते क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर थीटा कैप इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि इफ बोथ बायस एंड वेरिएंस decreases as n become larger। ठीक है, मतलब कि दोनों बायस और जो वेरिएंस है ये दोनों हमारा डिक्रीज करेगा, कम होगा जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे। तो इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। इसी चीज को हम लोग एज ए लिमिट करके दिखाते हैं ना। तो याद रखिएगा कि अनबायस्ड में सिर्फ एसिम्प्टोटिक अनबायस्ड में सिर्फ लिमिट हम अनबायस्ड पैरामीटर का लेते हैं, और कंसिस्टेंसी में हम लोग अनबायस्ड और बेस्ड दोनों को एक साथ प्रूव करता है कि बायस्डनेस जो है वो कम होना चाहिए जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे, और जो वेरिएंस है उसको भी 0 होगा अगर हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो, है ना। मतलब कि जो ट्रू पैरामीटर का रिप्रेजेंटेटिव जो स्मॉल ये सिंपल पैरामीटर है वो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए, और वेरिएंस उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी चीज को आगे लिखता है, एंड एट द लिमिट बोथ बिकम 0। बिकम 0। ठीक है, देन estimator is assumed to possess the property of consistency। ठीक है, तो सीधा सीधी कंसिस्टेंसी कब हम बोलेंगे, जब हम जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सैंपल पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होना चाहिए। या फिर इसी चीज को हम लोग दूसरा कैसे करेंगे, MSE मिनिमम सम स्क्वायर एरर ऑफ थीटा कैप शुड बी 0 एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। और देखिए लिमिट को हम लोग एज इट इज जो लिखते हैं ना उसको प्लिम भी लिखते हैं। इसको जैसे हम लोग लिख रहे थे ना अनबायस्ड में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड थीटा कैप इक्वल टू थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लिम n टेंड्स टू इन्फिनिटी थीटा कैप इक्वल टू थीटा। यहाँ पर प्लिम इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट, ठीक है। ये आपको ज्यादातर यूज होगा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में, है ना, प्लिम करके। और इसको अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो क्या होगा कि अगर हमारा सैंपल साइज अगर ज्यादा है कम है तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से आएगा n इक्वल टू 20। अगर हम लेते हैं n इक्वल टू 50 तो ये थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा, ये क्या होगा n इक्वल टू 50। और अगर हम लेते हैं इसी तरह से सैंपल साइज अगर हम बढ़ाते जाते हैं, है ना, तो ये n इक्वल टू 100 जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी उसका होता है एसिम्प्टोटिक इफिशिएंसी, है ना। तो एसिम्प्टोटिक इफिशिएंसी क्या होता है कि थीटा कैप जो है उसको हम लोग कब बोलेंगे एसिम्प्टोटिक इफिशिएंसी, थीटा कैप इज एन asymptotically efficient estimator of थीटा इफ दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि थीटा कैप इज कंसिस्टेंट
कंस्टेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, थीटा कैप हैज ए स्मॉलेस्ट या स्मॉलर asymptotic variance as compared to क्या अदर एस्टिमेटर, है ना, एनी अदर एस्टिमेटर। ठीक है, जो वहां पर हम लोग बेस्ट वाला जो प्रॉपर्टी था ना, वही चीज यहाँ पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं। इसमें बस यहाँ क्या होगा, तो सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग लेते हैं भैर थीटा कैप, वो क्या होना चाहिए, यहाँ लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये भैर थीटा स्टार जो है ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बावजूद भी ये क्या होना होगा, लार्जर, और ये क्या होगा, स्मॉलर, है ना। और थीटा कैप इज कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, अनबायस्डनेस को सीधा सीधी क्या बोल रहा है, अनबायस्डनेस। ठीक है, कि अगर हम लिमिट लेते हैं एक्सपेक्टेड थीटा कैप n इक्वल टू थीटा, बार जैसे कि अनबायस्ड है ना, अनबायस्ड, इसको थोड़ा सा प्रूव करके बताते हैं ना, अनबायस्ड। सर ये वाला कंप्लीट हो गया, इसका 3 ही प्रॉपर्टी था। हाँ, अनबायस्डनेस। तो देखिए अनबायस्डनेस में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड x बार, एक बार बताए थे हम लोग, यहाँ प्रूव क्या करना है कि जो सिंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, यही हमारा अनबायस्ड होगा। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला था, दोनों साइड एक्सपेक्टेड लगा दिए, है ना। तो अब एक्सपेक्टेड x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड इधर रहेगा और ये जाएगा, कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn जाएगा ना जी, बटा 1 बटा n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड x बार रखा जाएगा 1 बटा n, और इधर हो जाएगा एक्सपेक्टेड x1 प्लस एक्सपेक्टेड x2 प्लस एक्सपेक्टेड x3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्सपेक्टेड xn होगा कि नहीं। इसी चीज को अगर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड x बार इक्वल टू 1 बटा n, देखिए 1 2 3 4 5 है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्सपेक्टेड xi लिख सकते हैं जी। हाँ लिख सकते हैं सर। देखिए एक्सपेक्टेड xi इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है ना, और समेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन को क्या लिखेंगे यहाँ पे, n लिखा जाता है। हाँ म्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो समेशन यहाँ पर क्या बन जाएगा, n कट जाएगा, n कट जाएगा। तो एक्सपेक्टेड x बार इक्वल टू म्यू, तो ये क्या हो गया, अनबायस्ड पैरामीटर x बार, ये क्या हो जाएगा, x बार इज अनबायस्ड पैरामीटर ऑफ म्यू या एस्टिमेटर।